नमस्कार। जबलपुर संभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में मैं वीना मिश्रा पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय बालाघाट आज कक्षा 12वीं का स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड से तीसरी कविता के बहाने लेकर प्रस्तुत हुई, जिसके कवि हैं श्री कुंवर नारायण जी। श्री कुंवर नारायण जी ने 2 कविताएं लिखी हैं, एक कविता के बहाने और दूसरी बात सीधी थी पर। तो हम यहाँ पहली कविता का आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कवि परिचय की ओर। कवि परिचय: श्री कुंवर नारायण जी कवि, जिनका जन्म 19 सितंबर 1927 को हुआ और मृत्यु 15 नवंबर 2017। ये हिंदी के एक महान साहित्यकार थे और इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण अज्ञेय द्वारा संपादित तीसरा सप्तक के प्रमुख कवियों में रहे हैं। अब यहाँ 2 चीज़ें आपके लिए नई हैं। पहली, नई कविता। तो ये नई कविता आधुनिक युग की कविता का एक दौर है, नई कविता। तो इस नई कविता के ये प्रमुख कवि रहे हैं कुंवर नारायण जी। और अज्ञेय हिंदी साहित्य जगत के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। इन्होंने सप्तक का चलन प्रारंभ किया था, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे सप्तक में हर सप्तक में ये 7-7 कवियों का एक समूह लेते थे। तो ये तीसरे सप्तक के अंतर्गत कुंवर नारायण जी शामिल हैं। तो तीसरे सप्तक के ये प्रमुख कवि हैं। 2009 में उन्हें वर्ष 2005 के लिए भारत के साहित्य जगत के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहाँ देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार था 2005 का, जो उन्हें 2009 में प्रदान किया गया। तो अब हम इनकी प्रकाशित कृतियों की तरफ नज़र डालते हैं। तो कविता संग्रह के अंतर्गत चक्रव्यूह 1956 में, परिवेश हम तुम 1961 में, अपने सामने 1979 में, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002। इन दिनों, इसे आप मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, कविता के बहाने, यह इसी काव्य संग्रह का एक हिस्सा है। इन दिनों का कविता के बहाने 1993। अब आपको लगेगा कि कविता के बहाने 1993 में है और यह कविता इन दिनों का हिस्सा है जो 2002 का है। तो बच्चों, संग्रह बाद में बनाया गया होगा, उस समय यह कविता उसमें डाली गई होगी। खंड काव्य आत्मजयी 1965 और वाजश्रवा के बहाने 2008। कहानी संग्रह के अंतर्गत आकारों के आसपास 1973 और समीक्षा आज और आज से पहले। सामान्य कृतियों के अंतर्गत मेरे साक्षात्कार, ये इनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं। पुरस्कार सम्मान पर नजर डालते हैं। कुंवर नारायण जी को वर्ष 2005 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 6 अक्टूबर को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उन्हें देश के सबसे बड़े साहित्य सम्मान से सम्मानित किया। ज्ञानपीठ के अलावा कुंवर नारायण जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, कुमार आशांस पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, शलाका सम्मान, मेडल ऑफ वारसा यूनिवर्सिटी, पोलैंड और रोम के अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियो फेरेनिया सम्मान और 2009 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। तो आप इन सम्मान से जान सकते हैं कि यह बहुत ही जाने माने साहित्यकार है। अब हम चलते हैं इस कविता के केंद्रीय भाव की ओर। कविता के बहाने, यह कविता कवि के इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। इन दिनों, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 2002 में जो प्रकाशित हुआ था। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। आज का समय कैसा समय है? आज का समय डिजिटल युग है। हम अधिकतर मोबाइल, कंप्यूटर, मशीनों में लगे रहते हैं और उन्हीं से हमारा काम चलता है। तो जब इस तरह का युग है तो कविता का वजूद शंका के घेरे में है। हम सभी आशंकित हैं कि कविता कहीं अपना अस्तित्व ना खो दे। शक है कि यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। और यही शक है कि जो आजकल के बच्चे हैं या आज की जो पीढ़ी है, वो जहाँ यंत्रों से, जो यंत्र उसकी दिनचर्या बन गए हैं, तो ऐसे समय में क्या उनमें इतनी रचनात्मकता है कि वे कविता लिख सकें?
तो शंका होती है कि कविता का अस्तित्व रहेगा या मिट जाएगा। ऐसे में यह कविता, कौन सी कविता? कविता के बहाने, कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। हमें यह मौका देती है यह कविता कि कविता में अपार संभावनाएं हैं। तो आइए हम इस कविता का केंद्रीय भाव और विस्तृत रूप से जानते हैं। कविता के बहाने कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध कविता है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। अब चिड़िया, फूल और बच्चों, इसका जिक्र इसलिए आया है क्योंकि इस कविता में 3 पद्यांश हैं। पहले पद्यांश में कविता की तुलना चिड़िया से, दूसरे में फूल से है और तीसरे में कविता और बच्चे को समानांतर रखा गया है। तो इसीलिए इसे यात्रा कहा गया है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। तो बच्चों, यहाँ पे कविता की जो तुलना है पहले में चिड़िया से की गई है, किंतु चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, कविता की उड़ान असीम होती है। फूल के खिलने के बाद उसका अंत निश्चित होता है, किंतु कविता रूपी फूल जब खिलता है तो उसकी महक हमेशा सदियों तक फैलती रहती है, वो मुरझाती नहीं है। तो इसीलिए फूल और चिड़िया से कविता को श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन बच्चों के समानांतर रखा गया है। क्यों? क्योंकि बच्चे के सपने भी कविता की तरह असीम होते हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की कोई सीमा का स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है। जिस तरह बच्चों के खेल होते हैं, वैसे ही कविता को भी कवि ने शब्दों का खेल माना। और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। उपकरण अर्थात जैसे बच्चे खेलते समय खिलौने रखते हैं, या क्रिकेट खेलते हैं तो बैट बॉल रखते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं तो गुल्ली और डंडा होता है। जो भी खेल खेलते हैं उससे संबंधित उनके पास जो भी खिलौने हैं या खेल के आवश्यक तत्व हैं वो साथ में रहते हैं, तो वे उपकरण होते हैं। वैसे ही कविता रचते समय कवि के पास कौन से उपकरण होते हैं? शब्दों के उपकरण। और ये शब्द किससे जुड़े होते हैं? जड़ पदार्थों से, सजीव पदार्थों से, अतीत से भी वो शब्द ले सकता है, वर्तमान की वस्तुओं को भी ले सकता है, या भविष्य की विषय वस्तु को भी शामिल कर सकता है। तो ये सब उसके लिए उपकरण मात्र हो जाते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। रचनात्मक ऊर्जा अर्थात क्रिएटिव एनर्जी, ये किसमें होती है? बच्चों में, आप जैसे बच्चों में, जिनमें बहुत क्रिएटिविटी होती है, बहुत रचनात्मकता होती है। वैसे ही कविता में भी बहुत अधिक रचनात्मकता होती है, और जहाँ भी रचनात्मकता होती है वहाँ सीमा के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। एक उदाहरण देना चाहूँगी। यदि किसी में रचनात्मकता नहीं है तो वो क्या करेगा? जो चीज़ें उसे उपलब्ध कराई गई, गूगल खोलेगा, उसमें जो लिखा है उसी को कॉपी कर देगा, अर्थात उसकी रचनात्मकता खत्म हो गई। किंतु यदि किसी में रचनात्मक ऊर्जा है तो वो स्वयं अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाएगा और अपनी क्रिएटिविटी को दर्शाने का प्रयास करेगा। तो जहाँ रचनात्मक ऊर्जा होती है वहाँ सीमा के बंधन कोई मायने नहीं रखते। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो, या फिर समय की क्यों ना हो। अतः कभी भी अपनी बात कहने के लिए किसी तरह की सीमा के बंधन में नहीं फंसते। किसकी तरह? बच्चों की तरह। बच्चों में और कवि में ये समानता होती है। वे बच्चों की तरह सभी को साथ लेकर चलते हैं। वे सारे संसार को अपना मानता है और सबको आत्मीय मानते हैं। कविता कवि की लेखनी से युगों युगों तक विकास पाती है। अर्थात कविता जब कवि की लेखनी के माध्यम से कागज पर उतर आती है तो युगों युगों तक वह जीवंत रहती है, लोगों को अपने विचारों से प्रेरित करती रहती है।
अपनी जीवंतता के कारण कविता पाठकों के विचारों को महकाती रहती है। जीवंतता अर्थात कविता में जीवंतता होती है, जीवन होता है, वह कभी मृत नहीं होती। आप आज भी कुछ ऐसी कविताएं पढ़ते हैं जो प्राचीन काल में लिखी गई होंगी, किंतु वह आज भी जीवंत है, उनको पढ़ने में हमें मज़ा आता है। तो अपनी जीवंतता के कारण पाठकों के विचारों को वो सदियों तक महकाती है। अतः कविता बिना मुरझाए युगों तक खिली हुई महकती रहती है। क्या फूल युगों तक महकता है? नहीं, किंतु कविता बिना मुरझाए युगों युगों तक खिली रहती है और अपने विचारों से सबका मनोरंजन करती है, उन्हें प्रेरित करती है। तो कविता और पुष्प में ये अंतर है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं कविता की तरफ। यहाँ कविता का प्रथम पद्यांश है। पहले आदर्श पाठन करें। कविता एक उड़ान है चिड़ियों के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो बच्चों, इस पद्यांश का जो आप संदर्भ देंगे उसमें आप इन दिनों का जिक्र करें और जो प्रसंग देंगे उस प्रसंग में आप ये बताएं कि इस पद्यांश में कवि ने कविता की तुलना चिड़िया से की है और कवि की कल्पना शक्ति की उड़ान को दर्शाने का प्रयास किया है। किसे दर्शाने का प्रयास किया है? कवि की कल्पना शक्ति की उड़ान को दर्शाने का प्रयास किया है। तो पद्यांश समझने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि कवि ने कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से क्यों की है। बच्चों देखिए, चिड़िया अपने पंखों से दूर दूर तक उड़ान भरती है। वैसे ही जब कवि लिखने बैठता है तो उसकी कल्पना किसी एक बॉर्डर तक निश्चित नहीं होती, एक सीमा तक निश्चित नहीं होती, वह असीम होती है। उसकी कल्पना की उड़ान देश काल वातावरण को भी पार कर जाती है। तो इसीलिए यहाँ चिड़िया से कवि ने कविता की तुलना की है। तो आइए अर्थ की ओर चलते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़ियों के बहाने, अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जिस तरह से चिड़िया उड़ान भरती है वैसे ही कविता भी कवि की एक उड़ान है, कवि की कल्पना की एक उड़ान है। ठीक है, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब यहाँ देखिए, कवि ने विरोध दर्शा दिया है। किसे श्रेष्ठ बता दिया? कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया तो उड़ती है किंतु वह कविता की उड़ान को नहीं जान सकती। क्यों? क्योंकि बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। क्यों नहीं जान सकती चिड़िया कविता की उड़ान को? क्योंकि चिड़िया के उड़ने का एक निश्चित दायरा होता है, एक निश्चित सीमा होती है। वह जंगल के भीतरी हिस्से में उड़ती है, बाहर चली जाती है, कभी कभी इस घर में उस घर में, कभी कभी घर के अंदर भी उड़ती है। तो चिड़िया के पंखों की एक क्षमता होती है, वो उस क्षमता से ज़्यादा उड़ान नहीं भर पाती। इसीलिए कहा गया है कि कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया का जाने, अर्थात कविता के पंख मतलब कवि की कल्पना शक्ति के पंख लगाकर उड़ने का मतलब माने, अर्थात मतलब चिड़िया क्या जाने, चिड़िया कैसे जान सकती, अर्थात चिड़िया नहीं जान सकती। तो यहाँ पर कवि ने चिड़िया की उड़ान से ज़्यादा श्रेष्ठ किसकी उड़ान को कहा है? कविता की उड़ान को। पुनः देखिए, कविता एक उड़ान है चिड़ियों के बहाने। कवि कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से चिड़िया अपने पंखों से उड़ान भरती है वैसे ही कवि अपनी कल्पना के माध्यम से कविता की उड़ान भरता है। किंतु कविता की उड़ान अर्थात कवि की कल्पना शक्ति की उड़ान के बारे में चिड़िया नहीं जान सकती, क्योंकि चिड़िया एक सीमित दायरे में उड़ती है। वह या तो जंगल के भीतर उड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बाहर जाएगी, किंतु बहुत दूर नहीं जाती।
इस घर उस घर में उड़ती है तो उसके उड़ने का एक दायरा होता है जो उसके पंखों की क्षमता पर निर्भर होता है। किंतु कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। किंतु जिस तरह से कविता कल्पना के बल पर उड़ान भरती है उसका मतलब चिड़िया क्या जाने, अर्थात वह कैसे जान सकती है। तो बच्चों ये उड़ान से एक बात याद आती है कि कवियों के बारे में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि जहाँ न पहुँचे रवि तहाँ पहुँचे कवि, अर्थात जहाँ सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँचती उस स्थान पर कवि की कल्पना शक्ति पहुँच जाती है। ठीक है, अर्थात कवि की कल्पना बहुत ही सूक्ष्म होती है, वह बहुत दूरदर्शी होता है, बहुत दूर की सोच रखता है। तभी तो हम बहुत पुरानी कविता भी पढ़ते हैं जो हमें आज भी समकालीन प्रतीत होती है। तो इसलिए कहा गया है कि कवि की या कविता की उड़ान चिड़िया से बेहतर है। तो आइए शिल्प सौंदर्य देखते हैं। कवि की यह भाषा बहुत ही सरल है, इसमें एक प्रवाह है, गति है। जैसे नदी में फ्लो होता है पानी में, वैसे ही इस भाषा में एक प्रवाह है और यह खड़ी बोली है। शैली तुलनात्मक है क्योंकि इसमें कविता की तुलना चिड़िया से की गई है। बिंब दृश्य है क्योंकि चिड़िया की उड़ान का दृश्य उपस्थित किया गया है। अलंकार, जैसा आप लाल रंग के अक्षर देख सकते हैं, बाहर भीतर, इस घर उस घर, ये अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से जो लाल शब्द हैं, बहाने, जाने, माने, ये अंत्यानुप्रास है। इसे तुकबंदी भी कह सकते हैं आप। इससे कविता में एक विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न होता है। इसी तरह चिड़िया क्या जाने प्रश्न अलंकार है। विरोधाभास, मैंने पहले ही बताया, कविता की दूसरी पंक्ति, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, विरोध दर्शाया गया है, यहाँ विरोधाभास है। छंद मुक्त है क्योंकि इसमें किसी मात्रा का, किसी वर्ण का कोई बोध नहीं होता है, ना उसकी गिनती की गई है। मुक्त छंद है। साथ ही इसमें विशेष बात है कि इसमें गीतात्मकता नहीं है, इसीलिए यह अगेय छंद है, अर्थात इसे गाया नहीं जा सकता, इसका सामान्य तरीके से पाठन भी संभव है। तो बच्चों इसमें अर्थग्रहण संबंधी कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप अवश्य हल करें। तो पहला प्रश्न है, कविता में कवि की कौन सी चीज़ उड़ान भरती है। संभव है आप समझ गए होंगे, कविता में कवि की कल्पना शक्ति उड़ान भरती है। चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान में क्या अंतर है। चिड़िया की उड़ान एक निश्चित दायरे में होती है, किंतु कविता की उड़ान अर्थात कवि की कल्पना शक्ति का कोई कवि की कल्पना शक्ति की कोई सीमा नहीं होती है, कोई दायरा नहीं होता, वह देश काल से परे भी जा सकती है। तीसरा प्रश्न, चिड़िया कविता के पंख लगाकर उड़ना क्यों नहीं जानती। चिड़िया कविता के पंख लगाकर उड़ना इसलिए नहीं जान सकती क्योंकि कविता देश और काल के परे उड़ती है, किंतु चिड़िया अपनी पंखों की क्षमता अनुसार एक निश्चित दायरे में या निश्चित सीमा तक ही उड़ान भर सकती है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप अवश्य लिखें। आगे बढ़ते हैं द्वितीय पद्यांश की ओर। द्वितीय पद्यांश आदर्श पाठन देखिए। कविता खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर यह इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। बच्चों इसमें कविता में देखिए आप, पहले पद्यांश और इस पद्यांश में कुछ ही शब्दों का हेर फेर है। वहाँ चिड़िया था, यहाँ चिड़ियों की जगह फूलों है। वहाँ उड़ान था, यहाँ खिलना है। तो पहले इसका संदर्भ बता दूँ, प्रसंग बता दें आपको कि इस पद्यांश में कवि ने कविता की अनश्वरता को बताया है, उसकी जीवंतता को बताया है। ठीक है, और यह बताया है कि कविता चिरस्थायी होती है। तो ये इसका प्रसंग है। अब यहाँ देखिए बच्चों, मैंने दो फूल डाले हैं, बहुत ही सुंदर फूल हैं। एक कली है जो बंद है और एक
फूल है जो खिला हुआ है। इसका यहाँ इस कविता से संबंध है, ठीक है, इस पद्यांश से संबंध है, इसलिए आप इनको ज़रा गौर कीजिएगा। जो फूल होता है वो उसकी पंखुड़ियाँ बंद होती हैं, किंतु जब वह विकसित होता है तो उसके पत्ते खुल जाते हैं, वो ज़्यादा स्थान लेते हैं, अर्थात उसका पल्लवन होता है, उसके पत्ते खुलते हैं, ठीक है। तो वही फूल बंद रहता है एक समय, और खुलने के बाद वह अपनी महक बिखेरता है, अपनी सुंदरता बिखेरता है। तो यहाँ दो प्रकार के फूल हैं, इन्हें गौर रखिए, इनको हम बाद में अभी इस कविता के अंतर्गत समझेंगे। कविता खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब पहले तो हम ये बता दें, जिस तरह से चिड़िया से कवि ने तुलना इसलिए की थी कविता की, क्योंकि जिस तरह चिड़िया उड़ान भरती है वैसे ही कविता में कल्पना शक्ति की उड़ान भरती है। अब यहाँ फूल से तुलना क्यों की गई? फूल से कविता की तुलना इसलिए की गई है क्योंकि जिस तरह से फूल खिलता है और अपनी महक वातावरण में बिखेरता है, वैसे ही कविता के माध्यम से कोई भी भाव अर्थात विचार, कवि के दिमाग में कोई भी विचार आता है, कोई भी भाव आता है, तो वह बंद कली की तरह होता है, किंतु जब कवि उनमें शब्दों या वाक्यांशों के माध्यम से उस भाव को पल्लवित करता है तो वह कविता का रूप धारण करता है। तो इस प्रकार से जब कवि के भाव या विचार पल्लवित होते हैं तो वो फूल की तरह खिल जाती है और कविता का रूप धारण करती है, और उस प्रकार से पूरे वातावरण को महकाती है, किंतु युगों युगों तक, एक निश्चित समय तक नहीं। तो इसलिए कवि ने यहाँ फूलों से कविता की तुलना की है। चलिए अर्थ व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। कविता खिलना है फूलों के बहाने। यहाँ कवि कहते हैं कि जिस तरह से फूल खिलते हैं, विकसित होते हैं, उसी प्रकार से कविता भी विकसित होती है। कविता के माध्यम से कवि के भाव या विचार विकसित होते हैं। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, किंतु कविता जिस तरह से विकसित होती है या जिस तरह से वह खिलती है वह फूल नहीं जान सकता। फूल क्या जाने, अर्थात फूल नहीं जान सकता। बाहर भीतर, इस घर उस घर, क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि फूल या तो बाहर बगीचे में खिलेंगे या घर के भीतर के गमले में खिलेंगे, इस घर में खिलेंगे या उस घर में खिलेंगे, कहीं भी खिलते हैं, किंतु बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। किंतु वो खिलते तो हैं, किंतु बिना मुरझाए हमेशा अपनी महक बिखेरने का अर्थ फूल क्या जाने, अर्थात फूल नहीं जान सकते। ये कौन जानता है? यह कविता जानती है, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए, कविता को फूल से श्रेष्ठ बता दिया है, ठीक है। ये कविता है तो ये फूल है। उसी तरह पहले पद्यांश में ये चिड़िया थी तो ये कविता थी, तो कविता को चिड़िया से श्रेष्ठ, ठीक है, फूल से भी श्रेष्ठ बताया गया है। तो यहाँ पे यह बताने का प्रयास है कि फूल एक निश्चित समय के पश्चात मुरझा जाता है या सूख कर झड़ जाता है, उसकी महक खत्म हो जाती है, किंतु जो कविता होती है वह एक समय में यदि लिख दी गई तो वह आने वाले कई युगों तक अपनी सुगंध बिखेरती रहती है, लोगों को अपने भावों से पोषित करती है, उन्हें महकाती है, उनका मनोरंजन करती है, उन्हें प्रेरित करती है। तो इस प्रकार से कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, जो फूल नहीं जान सकता। पुनः एक बार संक्षिप्त रूप से देखिए, कवि यहाँ पर कविता की तुलना फूलों से करते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से फूल खिलते हैं या विकसित होते हैं, उनका पल्लवन होता है, वैसे ही कविता भी विकसित होती है। उसके ज़रिए कवि के भाव या विचार विकसित होते हैं। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, किंतु
कविता के खिलने के तरीकों को फूल क्या जाने, अर्थात फूल नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि फूल घर के बाहर, भीतर, इस घर में या उस घर में, बगीचे में खिलते हैं, किंतु बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। किंतु फूल एक निश्चित समय के बाद मुरझा जाते हैं या सूखकर झड़ जाते हैं और उनकी महक का अंत हो जाता है। वो एक निश्चित वातावरण में निश्चित समय तक ही अपनी खुशबू बिखेरते हैं। किंतु जो कविता होती है वो एक समय यदि खिल गई, विकसित हो गई, तो वह सदियों तक अपनी महक बिखेरती रहती है। इसलिए कविता के खिलने को फूल नहीं जान सकता। तो बच्चों, शिल्प सौंदर्य देखिए जो लगभग पूर्वानुसार ही है। भाषा वही प्रवाहयुक्त, खड़ी बोली, सरल, शैली तुलनात्मक है, फूल से कविता की तुलना है, बिंब दृश्य है क्योंकि यहाँ फूल के खिलने का दृश्य उपस्थित किया गया है। अलंकार में वही बाहर, भीतर, इस घर, उस घर, अनुप्रास अलंकार है। अंत्यानुप्रास बहाने, जाने, माने, जाने, इसमें अंत्यानुप्रास है या तुकबंदी भी कह सकते हैं आप। खिलना भला फूल, इसमें भी ला वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। फूल क्या जाने, इसमें प्रश्न अलंकार है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, विरोधाभास अलंकार है। छंद मुक्त है और गीतात्मकता न होने के कारण ये अगेय है। बच्चों, उम्मीद है ये पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा और फूल की कली और विकसित फूल में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। बंद कली क्या है? कवि के विचार हैं, भाव हैं, जो उसके दिमाग तक, मस्तिष्क तक सीमित हैं, किंतु जब वह कविता बन जाते हैं तो एक खिले हुए फूल की भांति होते हैं। अब अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न देखते हैं द्वितीय पद्यांश के। कविता के खिलने से कवि का क्या तात्पर्य है? कविता के खिलने से कवि का यह तात्पर्य है कि कवि के भाव जब शब्दों के रूप में, वाक्यांशों के रूप में कविता का रूप धारण करते हैं तो उसे कविता का खिलना कहा गया है। कविता के खिलने और फूल के खिलने में क्या अंतर है? कविता जब खिलती है तो वो युगों युगों तक अपनी खुशबू बिखेरती है, लोगों को प्रेरित करती है, उनका मनोरंजन करती है। किंतु फूल जब खिलता है तो वो एक निश्चित दायरे में अपनी खुशबू फैलाता है और एक निश्चित काल के पश्चात मुरझा कर झड़ जाता है या सूख जाता है। कविता बिना मुरझाए कैसे महकती है? उदाहरण देके समझाऊंगी। कविता बिना मुरझाए इस तरह से महकती है कि यदि वो एक काल विशेष में लिख दी गई है तो वो केवल उस काल के लोगों को सुख नहीं देती, अपितु वह युगों युगों तक लोगों को आनंदित करती है, उन्हें प्रेरित करती है, उन्हें प्रेरणा देती है। उदाहरण रामचरितमानस से उत्तम उदाहरण कोई नहीं है। आप देख सकते हैं कि रामचरितमानस जो भक्ति काल की रचना है, किंतु आज भी लोगों के लिए वह प्रेरणा स्रोत है। आज भी लोगों के हृदय में भक्ति भाव पैदा करती है और बहुत से चरित्रों के माध्यम से हमारे मन में अच्छे भावों को पैदा करती है। तो ये उदाहरण आप अवश्य दे सकते हैं। चलिए तीसरे पद्यांश की ओर चले। तीसरा पद्यांश जो है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूरी कविता का केंद्रीय भाव जो है वो इस पर निर्भर करता है। आपने कविता के केंद्रीय भाव में देखा था कि आज के यांत्रिक युग में हम कविता के अस्तित्व को लेकर आशंका में हैं, किंतु कवि यहाँ पे इसी पद्यांश में ये बताना चाहते हैं कि हमको कविता के अस्तित्व को लेकर आशंकित नहीं होना चाहिए। कब तक? जब तक बच्चे हैं, हमारे देश का जब तक भविष्य हमारे सामने है तब तक हमको कविता के भविष्य को लेकर आशंकित नहीं होना है। तो पहले इसका प्रसंग देख लीजिए। कवि ने यहाँ पर कविता की तुलना बच्चों से करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि बच्चे और कविता समान अंतर है, श्रेष्ठ नहीं है कविता बच्चों से, दोनों कैसे हैं? समान अंतर है। ठीक है। तो बच्चों
से कविता को समानांतर बताने का प्रयास किया है और उनकी रचनात्मक ऊर्जा से कविता की तुलना समता स्थापित की है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब यहाँ हम ये समझ लें कि कवि ने जिस तरह से चिड़िया से तुलना की थी, फूल से तुलना की थी, वैसे ही बच्चों से उसकी समता क्यों स्थापित की? इसलिए क्योंकि बच्चों में एक रचनात्मक ऊर्जा होती है, क्रिएटिव एनर्जी होती है, वैसे ही कवि में भी एक रचनात्मक ऊर्जा होती है। और जिस तरह से बच्चे खेलते समय किसी सीमा के बंधन को नहीं मानते हैं, कोई भेदभाव नहीं मानते हैं, सबको अपना बना लेते हैं, वैसे ही कविता सबके लिए होती है। वह किसी सीमा में बंधी नहीं होती है, किसी भेदभाव का पालन नहीं करती है। इसलिए कवि ने यहाँ बच्चों के समानांतर कविता को रखा है। चलिए पहली पंक्ति बच्चों देखिए, यहाँ पे हमने जो पहले 2 पद्यांश पढ़े हैं उसमें जो दूसरी पंक्ति थी वो इस पद्यांश में नहीं है। दूसरी पंक्ति क्या होती थी? कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, फूल का खिलना भला, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। किंतु यहाँ वो पंक्ति नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे उसे जानते हैं। साथ ही अंतिम पंक्ति में देखिए, प्रश्न अलंकार नहीं है। हमेशा रहता था चिड़िया क्या जाने, फूल क्या जाने, किंतु यहाँ पर क्या है? बच्चा ही जाने, क्योंकि बच्चे कविता के समानांतर हैं। ठीक है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। तो कवि यहाँ कविता की समानता बच्चों से करते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह से बच्चे खेल खेलते हैं वैसे ही कविता भी एक खेल है, शब्दों का खेल। क्यों, कैसे? बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। क्योंकि जिस प्रकार से बच्चा घर के बाहर खेलता है, भीतर खेलता है, यह घर में खेलता है, वह घर में खेलता है, कहीं भी जब वो खेलता है तो वो सारे घरों को क्या करता है? एक कर देता है, अर्थात किसी के मध्य कोई भेदभाव नहीं रखता। आप देखते होंगे जो बड़े रहते हैं वो औपचारिकता करते हैं कि अरे ये दूसरे का घर है, वहाँ हमें इस तरह से बैठना चाहिए, इस तरह से बात करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। किंतु बच्चा ये सीमाएं नहीं मानता, उसके लिए सारे घर एक से हैं, सब में वो अपनापन और आत्मीयता देखता है। तो इसीलिए कवि ने कहा है, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। वह बच्चा ही है जो सारे घरों के बीच के भेदभाव को मिटा देता है, और यह काम बच्चा ही जान सकता है। किसकी तरह? कविता की तरह। क्योंकि कविता भी ऐसी ही होती है, वह किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग विशेष का भेदभाव नहीं रखती। वो सबके लिए एक सी होती है। ठीक है, वो सबके प्रति आत्मीयता रखती है, सबके प्रति अपनापन रखती है। तो कविता में और बच्चों में ये समानता होने के कारण दोनों को कवि ने क्या रखा है? समानांतर रखा है। ऐसा नहीं है, ऐसा है। इस पद में यही अंतर है, ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण पद है। तो यहाँ कवि ने कविता को बच्चों के समानांतर रखा है। पुनः एक नज़र डालिए, कवि यहाँ कविता की समानता बच्चों से करते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह से बच्चे खेल खेलते हैं वैसे ही कविता भी एक खेल है। अब खेल क्यों है? जिस तरह से बच्चे खेलते समय विभिन्न खिलौने प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ चित्र में देखिए टायर है और डंडा है, वैसे ही कविता रचते समय कवि शब्दों के खिलौने रखता है। उसके उपकरण क्या होते हैं? जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य। वो कहीं भी पहुंच सकता है, कहीं की भी घटना चक्र को, कहीं की भी सामग्री को वो अपनी कविता में डाल सकता है। तो वो सब उसके उपकरण हैं। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि कविता भी बच्चों की खेलों की तरह भी एक खेल है। कैसे?
जिस तरह से बच्चा घर के बाहर भीतर यह घर में या वह घर में जहाँ भी खेलता है वो सारे भेदभावों को मिटाकर उन्हें एक कर देता है, सबके प्रति आत्मीयता रखता है, अपनापन रखता है। और यह काम करना केवल बच्चा ही जान सकता है और कविता भी यह कार्य करना अच्छी तरह जानती है। तो बच्चों इस पद्यांश में कवि ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि बच्चों में रचनात्मक ऊर्जा होती है और उस रचनात्मक ऊर्जा के होते हुए हम कविता की अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। जब तक ये रचनात्मक ऊर्जा शेष है, कविता भी जिंदा है और हमेशा रहेगी। इसलिए बच्चों, मैं अपनी तरफ से यह संदेश देना चाहूँगी कि नेट के ज़रिए, गूगल के ज़रिए अपनी क्रिएटिविटी को ख़त्म ना करें। उसको देखने के पश्चात हम वहीं तक सीमित रह जाते हैं और उतना ही सोचते हैं जितना उसमें बताया गया। अपनी सोच के दायरे को खुला रखें, अपनी रचनात्मक ऊर्जा को बढ़ने दें। ठीक है, तो यहाँ शिल्प सौंदर्य देखते हैं। भाषा वही प्रवाहित खड़ी बोली है, शैली तुलनात्मक है क्योंकि कविता और बच्चों के खेल में तुलना है, समानता स्थापित की गई है। दृश्यबिंब है क्योंकि बच्चों के खेल का दृश्य उपस्थित किया गया है। यह घर वह घर, बाहर भीतर अनुप्रास अलंकार है। बहाने माने जाने में अंत्यानुप्रास है। और मानवीकरण विशेष है ये इसमें, क्योंकि यहाँ कविता को बच्चों के समान बताया गया। बच्चे मनुष्य मानवीय क्रियाकलाप से कविता की तुलना की गई है, इसलिए वो मानवीय क्रियाकलाप है। छंद मुक्त है और गीतात्मकता नहीं होने के कारण अगेय है। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न देखते हैं। बच्चों के खेल की क्या विशेषता है? बच्चों के खेल की ये विशेषता है कि वो कोई सीमा का बंधन नहीं मानते, उनके सपने असीम होते हैं, तो वे अपनेपन के साथ खेलते हैं, उनमें सबके प्रति आत्मीयता होती है, वो किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखते हैं। कवि ने कविता को खेल क्यों कहा है? कवि ने कविता को खेल इसलिए माना है क्योंकि कविता रचते समय कवि शब्दों को खिलौने की तरह या उपकरण की तरह इस्तेमाल करता है। जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य ये सब उसके उपकरण बन जाते हैं और वह इनसे ही खेल कर कविता रचता है, इसीलिए कविता को खेल कहा गया है। सब घर एक कर देने के माने यह पंक्ति कविता और बच्चों में किस तरह लागू होती है? तो यह पंक्ति सब घर एक कर देना अर्थात भेदभाव समाप्त कर देना। तो कविता जब रची जाती है तो किसी वर्ग विशेष, जाति, धर्म, संप्रदाय के लिए नहीं लिखी जाती, वह सबके प्रति अपनापन और आत्मीयता रखती है। उसी प्रकार जब बच्चे खेलते हैं तो वो किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखते, सारे भेदभावों को भूलकर अपनेपन के साथ खेलते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।